प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों का आग्रह था, निवेदन था कि सर आप हमें एक बार सिलेबस के बारे में भी बताइए कि योग का सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या-क्या इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, जब भी आप नेट की पढ़ाई करते हैं तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, तो आप ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका देखकर भी आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने अपने हाथों से नोट किया है, हैंड रिटन किया है, तो वो आपके लिए और भी लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी आप तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको नोट करते हैं, तो आपके नोट करने से आपके पास भी रहेगा और आपके माइंड में भी ये सिलेबस रहेगा। तो देखिए, विश्व यूजीसी ने जो नेट का जो सिलेबस निर्धारित किया है, जो पाठ्यक्रम है, वो आपकी स्क्रीन के सामने है। ये एक बार बदला गया है। पहले जो सिलेबस था उसमें उपनिषद और काफ़ी कम मटेरियल था, लेकिन अब फाइनल अभी तक यही चल रहा है। हो सकता है आगे बदल जाए, लेकिन अभी तक ये सिलेबस चल रहा है। तो अभी जो जून में जो योग का पेपर होगा, उसका जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पर सामने है, तो आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, पेपर जो कोड है वो 100 है और विषय क्या है, योग है। तो देखिए, ये भी ध्यान रखना है, कई बच्चे ना सांख्य योग का सिलेबस डाउनलोड कर देते हैं, नेट का फॉर्म भरते हैं उसमें भी सांख्य योग भर देते हैं। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सांख्य योग में अलग पेपर होता है, योग में अलग पेपर होता है। ठीक है। तो देखिए, इसमें 10 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट जो है उसमें योग के आधारभूत तत्व है, यानी फंडामेंटल ऑफ योग है। इसमें योग का इतिहास और योग के विभिन्न जो संप्रदाय है उनकी चर्चा है। दूसरा, योग के ग्रंथ हैं, यानी प्रमुख उपनिषद है, भगवत गीता है और योग वशिष्ठ है। 3 योग के प्रमुख ग्रंथ हैं। योग के ग्रंथ के जो दूसरा भाग में उसमें योग उपनिषद है, फिर पातंजल योग सूत्र है, फिर हठ योग के ग्रंथ हैं, फिर जो संबंध अलाइड साइंस है, यानी सामान्य मनोविज्ञान है, जर्नल साइकोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, यानी शरीर रचना क्रिया विज्ञान है, आहार एवं पोषण है, डाइट और न्यूट्रिशन है। अगली जो यूनिट है वो है योग और स्वास्थ्य, योग एंड हेल्थ के ऊपर है। अगली जो यूनिट है 8वीं, वो थेरेपेटिक योग है, चिकित्सकीय योग है। 9वीं जो यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ योग है, यानी योग का जो व्यवहारिक स्वरूप है, योग के जो अनुप्रयोग हैं वो है। और 10वीं जो यूनिट है वो क्रियात्मक योग है, यानी पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। तो 10 यूनिट इसमें समाहित की गई हैं। आजकल 100 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक यूनिट से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं और सारा जो पेपर आता है वो मल्टीपल चॉइस में आता है। इसके हम वीडियो भी बना चुके हैं कि कैसा पेपर आता है। तो देखिए, इकाई 1 जो यूनिट फर्स्ट है उसका क्या सिलेबस है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इकाई जो 1 है उसका जो सिलेबस है, इसमें योग का इतिहास, योग का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी जो मिथ्या या भ्रामक जो धारणाएं हैं, योग का लक्ष्य और उद्देश्य, वेद उपनिषद प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी समझ गए ना आप क्या होती है, मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूँ, आप मुझे लिख कर बताएंगे। पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, षड दर्शन की सामान्य। देखिए, इसमें थोड़े से वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो थोड़े से गड़बड़ हैं, है ना। हिंदी में टाइपिंग की वजह से में भी हो सकता है ये। इंग्लिश का मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो उन्होंने कहा सर कि हिंदी में आप शेयर करना और आप बता थोड़ा अंग्रेजी में देना। तो षट दर्शन की सामान्य अवधारणा है, 6 जो दर्शन है उसमें आपका न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो उनमें ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा है। और मुक्ति, सांख्य योग और वेदांत दर्शन के विशेष संदर्भ में है। जो 2 महाकाव्य हैं और समर्थिय हैं, यानी रामायण में अरण्य कांड दिया गया है, महाभारत में शांति पर्व दिया गया है। देखो, थोड़ा सा कट है यहाँ पर, तो महाभारत में क्या है, शांति पर्व है। ये थोड़ा सा कट है, आप ध्यान रखेंगे क्या है ये, शांति पर्व। और याज्ञवल्क्य के समर्थी में योग। तो देखिए, रामायण सारी नहीं है, उसमें सिर्फ क्या है, रामायण में सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरण्य कांड का वर्णन है, और महाभारत में शांति पर्व का, और याज्ञवल्क्य समर्थी में सिर्फ योग का। तो ये 2 महाकाव्य और एक समर्थी का परिचय पूछा गया है। इसके वीडियो हमने अलग से बना रखे हैं। महर्षि पतंजलि एवं गुरु गोरक्षनाथ की योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। उनका योग के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है वो आपको लिखना है। नारद भक्ति सूत्र है ना, हमने पढ़ा भी रखा है। नारद भक्ति सूत्र बहुत ही कम सूत्र हैं, शायद 82 के आसपास इसमें सूत्र हैं।
और उसका परिचय देना है। साथ में जो संत साहित्य में योग है, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, इनका भी हमने योगियों का जीवन पुस्तक जो है, इनका परिचय दिया गया है, इनकी रचनाएं दी गई हैं, है ना? तो वो आप पढ़ सकते हैं। अगला, आधुनिक काल में योग, यानी मॉडर्न जो समय है उसमें योग को के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का, श्री अरविंद का, महर्षि रमन का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की योग परंपरा का, है ना? और समसामयिक काल में योग, यानी श्री श्यामचरण जो लाहिड़ी महाशय हुए हैं उनका, टी कृष्णमाचार्य जी का, स्वामी शिवानंद जी सरस्वती का, स्वामी हिमालयन जो योगी हुए हैं उनका, महर्षि महेश योगी जी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, और इनका योग के क्षेत्र में योगदान, उत्थान, विकास, है ना? इन सब का वर्णन हमने योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में बहुत ही अच्छे से किया है। 33 योगियों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उनकी संस्थाओं के बारे में बताया गया है, उनकी योग शैली के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि कैसे वो योग में आए थे और उनका क्या योग के क्षेत्र में योगदान रहा है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग का परिचय दिया गया है। जैन मत एवं बौद्ध मत में योग के तत्वों की चर्चा की गई है। तो ये सारी जो जानकारी है, ये फर्स्ट जो यूनिट है आराम से कवर होती है हमारी योगसार और योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगा। अगला है इकाई 2, यूनिट 2। तो इसमें देखिए प्रमुख उपनिषद और भगवत गीता और योग वशिष्ठ का परिचय है। तो प्रमुख उपनिषदों में 10 उपनिषद है, ये ध्यान रखना है। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो देखिए सारा नहीं है इसमें अंदर। ईशावास्य में कर्म निष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव, सिर्फ इनकी चर्चा करनी है, पूरा नहीं पढ़ना है। ईशावास्य उपनिषद में तो शायद श्लोक की टोटल 18 है, लेकिन उसमें से भी सिलेक्टेड है। केन उपनिषद में आत्म यानी स्वयं की और मन की, सत्य की अंतर्दर्भी अनुभूति, यक्ष का उपाख्यान की शिक्षा, ये बात की गई है। देखो अगर आप सिलेबस भी देख लेंगे ना एक बार, कई बार सिलेबस में ही से ही प्रश्न आ जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, अगर आपने सिलेबस भी ठीक से देख लिया तो 2-4 क्वेश्चन जरूर टकरा जाते हैं। तो जैसे यक्ष के उपाख्यान की जैसे हमने शिक्षा सामने देख पा रहे हैं, ऑप्शन पूछ लेता है यक्ष का उपाख्यान किस में दिया गया है, तो ऑप्शन मिल जाएंगे ईशावास्य उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है। तो अगर आपका सिलेबस भी देखा हुआ तो आप बता सकते हैं कि यक्ष का उपाख्यान तो केन उपनिषद में है। कठ उपनिषद में योग की परिभाषा दी गई है, कई बार नेट के एग्जाम में आ भी चुका है। आत्मा का स्वरूप की चर्चा की गई है, आत्मानुभूति का महत्व बताया गया है। प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई, है ना, प्राण और रई, प्राण किसे कहा है और रई किसे कहा है, ये भी आपको बताना है। प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सृष्टि की अवधारणा, पंच प्राण का और 6 मुख्य प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। मुंडक उपनिषद छोटा सा उपनिषद है मुंडक, इसमें ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम, परा और अपरा विद्या की चर्चा की गई है, ब्रह्म विद्या की महानता की चर्चा की गई है और स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता निरर्थकता की चर्चा की गई है। तप और गुरु भक्ति की, सृष्टि की उत्पत्ति, ध्यान का अंतिम लक्ष्य, ब्रह्म अनुपत्ति, इसकी चर्चा की गई है। मांडू के बहुत छोटा उपनिषद है, इसमें चेतना की 4 अवस्थाएं बड़ा इंपॉर्टेंट है। उकार जो अ उ मैं है उसके बारे में चर्चा की गई है। ऐतरेय में आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है, आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म। तैतरीय में पंचकोश की अवधारणा, और इसमें वल्ली है, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पंचकोश की अवधारणा किसमें की गई है, आनंदवल्ली का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है ना? तो 3 इसमें वल्लियां दी गई हैं। छांदोग्य उपनिषद में ओम, उद्गीत, ध्यान और शांडिल्य विद्या का वर्णन मिलता है ना। देखो गलत प्रिंट हो रखा है, यहाँ पर भांडिल्य विद्या लिखा गया है, ऐसे काफी मिसप्रिंट है, आप ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना। शांडिल्य विद्या है ये, तो ये भी कई बार नेट में पूछा गया है कि शांडिल्य विद्या का वर्णन किसमें मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा और आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता का वर्णन किया गया है। तो देखिए सिलेक्टेड, ये जो 10 उपनिषद है इनमें सिलेक्टेड ही बातें दी गई हैं, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि बृहदारण्यक जो उपनिषद है वो बहुत ही बड़ा है, तो उसमें से सिलेक्टेड ही विषयों को लिया गया है ना। अगला भगवत गीता, मैंने एक बार पूछा भी है 1-2 वीडियो में कि भगवत गीता के कौन से अध्याय शामिल हैं नेट में, सारे अध्याय नहीं है। 18 के 18 अध्याय नहीं है इसमें, कौन कौन से अध्याय हैं। तो देखिए भगवत गीता का सामान्य परिचय, उसमें योग की परिभाषाएं और उसकी प्रासंगिकता, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, है ना, सांख्य योग का अर्थ। तो इसमें जो अध्याय हैं, इसमें अध्याय 2 कर्म योग, अध्याय 3 संन्यास योग तथा कर्म स्वरूप, और
अगला है संन्यास ध्यान, ध्यान योग। अध्याय 6 भक्त के प्रकार। अध्याय 7 भक्ति का स्वरूप, यानी इनमें भी सेक्टेड चीजें हैं अध्याय में भी। अध्याय 12 भक्ति योग के साधन और साध्य, त्रिगुण और प्रकृति का स्वरूप, त्रिविध श्रद्धा, योग साधक का आहार, आहार का वर्गीकरण। अध्याय 14 व 17 देवासुर संपद विभाग योग। अध्याय 16 मोक्ष संन्यास योग। अध्याय 18। तो देखिए इसमें अध्याय 2 है, अध्याय 3 है, फिर अध्याय 6 है, अध्याय 7 है, अध्याय 12 है, और अध्याय 14 है, अध्याय 17 है, और अध्याय 18 है। तो कितने अध्याय हो गए टोटल? 8 ही अध्याय हैं इसमें, तो कम ही अध्याय लिए गए ना, 8 9 सारे अध्याय नहीं लिए गए ना। आप देख लीजिए योग वशिष्ठ में भी, क्योंकि योग वशिष्ठ में 32,000 श्लोक का बहुत बड़ा ग्रंथ है ना, और 6 इसमें बहुत ही बड़े चैप्टर हैं, अध्याय हैं। उनमें से सिलेक्टेड बातें ली गई हैं। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु, आदि और व्याधि की अवधारणा, मनोदैहिक व्याधियां, मुक्ति के 4 द्वारपाल, है ना, फोर गेट कीपर्स ऑफ फ्रीडम, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों के निराकार कारण हेतु, अभ्यास, सत्वगुण का विकास, ध्यान के 8 चरण और ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। ये योग वशिष्ठ का मैटर है। अब है अगला यूनिट 3 योग उपनिषद। तो योग उपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद है। यहाँ पर फिर मिसप्रिंट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। श्वेताश्वर उपनिषद में भी सब कुछ नहीं लिया गया है। ये कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसका दूसरा अध्याय लिया गया है, जिसमें ध्यान योग की विधि और उसका महत्व बताया गया है। ध्यान योग को उपयुक्त स्थान बताया गया है, प्राणायाम का क्रम बताया गया है, उसकी महत्ता बताई गई है, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, है ना, और भगवत प्राप्ति के उपाय, मोक्ष की प्राप्ति। यानी श्वेताश्वर उपनिषद में भी सिलेक्टेड बातें ली गई हैं जो दूसरे अध्याय में दी गई हैं। योग कुंडलिनी उपनिषद में प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय ये बताया गया है। योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन और प्रत्येक के फल के क्रम के बारे में बताया गया है। तो मैं बता रहा ना, अगर आपने सिलेबस को भी ठीक से माइंड में बैठा लिया तो कुछ क्वेश्चंस आपके वैसे ही हल हो जाते हैं सिलेबस के आधार पर। कई बार पूछ लेता है योग के 6 अंगों का वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है ना, तो आप बता सकते हैं योग चूड़ा उपनिषद में मिलता है। अब अगला है अष्टांग योग का वर्णन किस में मिलता है, पूछ लेगा, उपनिषद के 4 ऑप्शन दे देगा। तो देखिए अष्टांग योग का वर्णन त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में भी मिलता है। कौन से उपनिषद में? त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद। देखिए इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा गया है। तो इसमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, क्रम योग, ज्ञान योग का वर्णन मिलता है। योग तत्वोपनिषद जो है, योग तत्वोपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग तथा इसकी अवस्थाएं, आहार, दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण और सावधानियां दी गई हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग का महत्व, प्राण का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि इसमें दी गई है ध्यान बिंदु उपनिषद में। षडांग योग का वर्णन इसमें भी मिलता है। कई बार पूछा है किस किस में षडांग योग का वर्णन मिलता है। नादानुसंधान का वर्णन भी इसमें मिलता है। नाद बिंदु उपनिषद में हंस विद्या का वर्णन मिलता है। कई बार पूछा गया हंस विद्या का वर्णन किस में मिलता है, और फिर उसमें उपांग पूछे गए ना, उसकी पंख है वो क्या है, उसके पैर हैं वो क्या है ना, ये सब पूछा गया है। ओमकार की 12 मात्राओं का वर्णन पूछा गया है, कई बार नेट के एग्जाम में आया है, और उनका फल भी पूछा गया है। नादानुसंधान साधना का स्वरूप भी पूछा गया है। योगराज उपनिषद भी पूछा गया है, उसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। 9 चक्रों का वर्णन कई बार पूछ लेता कौन से उपनिषद में 9 चक्रों का वर्णन है। इसमें ध्यान की प्रक्रिया भी बताई गई है। तो देखिए ये योग उपनिषद हैं ये कितने हैं, तो देखिए श्वेतासर 1, योग कुंडली 2, योग चूड़ामणि 3, योग सिखी ब्राह्मण उपनिषद 4, योग तत्व उपनिषद 5, ध्यान बिंदु 6, नाद बिंदु 7 और योगराज उपनिषद 8 उपनिषद इसमें शामिल हैं। यूनिट 4 में पातंजलि योग सूत्र का वर्णन मिलता है। कंप्लीट नहीं है, सिलेक्टेड ही इसमें पाद दिए गए हैं। तो समाधि पाद में आप सामने देख पा रहे हैं, योग का अर्थ दिया गया है, चित्त की अवधारणा दी गई है, चित्त भूमियाँ दी गई हैं, चित्त वृत्तियाँ दी गई हैं, अभ्यास वैराग्य रूपी संसाधनों द्वारा चित्त वृत्ति निरोध के उपाय, भाव प्रत्य उपाय प्रत्यय की अवधारणा, साधक पंचक, चित्त विक्षेप यानी योग अंतराय, है ना, एक तो अभ्यास, चित्त प्रसादन, समाधि के प्रकार और स्वरूप, अध्यात्म प्रसाद और वृतम्बरा प्रज्ञा, संप्रज्ञात है, संप्रज्ञात सहबीज निर्भय समाधि, समापत्ति और समाधि के मध्य अंतर, ईश्वर के उदाहरण और ईश्वर के गुण, ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया। देखिए ये समाधि पाद में है। साधन पाद में क्रिया योग, कलेश के सिद्धांत, है ना, कर्माशय क्रम विपाक की अवधारणा, दुख का स्वरूप, चतुर्भुवाद की अवधारणा, है ना,
दृश्य निरूपणम, दृष्टा निरूपणम, प्रकृति पुरुष संयोग, अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय, यम नियम वितर्क और महावर्त की अवधारणा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार और उनकी सिद्धियां। विभूति पाद, तीसरा जो पाद है, इसमें धारणा ध्यान और समाधि का परिचय, संयम का स्वरूप, चित्त संस्कार की अवधारणा, परिणाम त्रय और विभूतियां, सिर्फ ये दिया गया है। चौथा जो पाद है, सिद्धि के 5 साधन, निर्माण चित्त की अवधारणा, समाधि जनित सिद्धि का महत्व, कर्म के 4 प्रकार, वासना की अवधारणा, धर्म में समाधि और उसका फल, विवेक ख्याति निरूपणम और कैवल्य निर्वचन। तो ये 4 पाद हैं, इनमें सिलेक्टेड ही श्लोक लिए गए हैं, सारा नहीं है। यूनिट जो 5 है, इसमें हठ योग के ग्रंथ लिए गए हैं। हठ योग के जो ग्रंथ है उनका सामान्य परिचय आपको पता होना चाहिए। हमने हठ योग के सभी ग्रंथों का और बल्कि याज्ञवल्क्य के समृद्धि का परिचय भी हमने योगसार पुस्तक के अंदर दिया गया है, 2nd एडिशन के अंदर। तो हठ योग ग्रंथों में योग बीज, गौरक संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता और हठ रत्नावली, इनके सबके उद्देश्य, इनके बारे में सामान्य जानकारी, ये सब हमने दिया गया है। इसमें हठ योग के जैसे 10 यम और नियम, हठ योग के साधक और बाधक तत्व, सक्सेस एंड फेलियर एलिमेंट्स, घट की अवधारणा मिलती है ना, घट शुद्धि, घेरण संहिता में। हठ योग में शोधन क्रियाओं की अवधारणा और महत्व, स्वास्थ्य एवं रोग में शोधन क्रियाओं का महत्व, मठ की अवधारणा, मिताहार, हठ योग के साधकों द्वारा पालन किए जाने वाले यम और वाले नियम और विनिमय। हठ योग ग्रंथों में आसन, तो अलग अलग आसन दिए गए ना, अलग अलग ग्रंथों में। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुछ है, घेरण संहिता में कुछ है, वशिष्ठ संहिता में कुछ है, शिव संहिता में कुछ है, तो वो सब का वर्णन आपको इसमें करना है। हठ योग ग्रंथों में प्राणायाम, तो सभी ग्रंथों में प्राणायाम भी अलग अलग बताए गए हैं, है ना। हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता में लगभग सिमिलर है, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता में अलग प्राणायाम दिए गए हैं, उन सब के बारे में आपको चर्चा इसमें की गई है। बंद और मुद्रा, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बंद बताए गए हैं, जैसे हठ प्रदीपिका में 10 बंद बताए गए हैं। और इसमें हठ रत्नावली में बंदों की संख्या अलग है, घेरण संहिता में बंदों की संख्या अलग है, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता में अलग अलग बताए गए हैं। अगला है घेरण संहिता में प्रत्याहार और ध्यान की अवधारणा, परिभाषा, लाभ और विधियां। हठ प्रदीपिका में नाद अनुसंधान की अवधारणा और लाभ, और नादानुसंधान की जो 4 अवस्थाएं हैं वो बतानी है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय और निष्पत्ति के बारे में ना, और इनका संबंध बताना है हठ योग का और राजयोग का। यूनिट जो 6 है, ये मनोविज्ञान, अनाटमी और डाइट से रिलेटेड है, डाइट और न्यूट्रिशन। तो देखिए, मनोविज्ञान में निद्रा है, निद्रा की अवस्थाएं हैं, निद्रा के चरण हैं, प्रकार हैं, और मनोविज्ञान जो है उसमें व्यवहार की डेफिनेशन है, व्यवहार का मनोवैज्ञानिक आधार है ना। पर्सनैलिटी जो होती है, व्यक्तित्व होता है, उसके प्रकार हैं अलग अलग अनुसार, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, और परसेप्शन है, संवेदन है, अवधान है, स्मृति है, अधिगम है, इन सब की परिभाषा और प्रकार है। मानसिक जो द्वंद्व होते हैं, कुंठा होती है ना, इनके कारण हैं, इनके विकारों का परिचय है, अनिद्रा है, अवसाद है, तनाव है, चिंता है ना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब का वर्णन मनोविज्ञान में मिलता है। मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान, तो इसमें सेल्स के बारे में है, इसमें टिश्यूज के बारे में है, इसमें मस्कुलर सिस्टम के बारे में है, इसमें स्केलेटन सिस्टम के बारे में है, इसमें डाइजेस्टिव और एक्सक्रेटिव सिस्टम के बारे में है ना, और इसमें किडनीज के बारे में है, आपके यूरिनरी सिस्टम के बारे में है, इसके वीडियो हम पूरे बना चुके हैं। इसमें तंत्रिका तंत्र के बारे में है, नर्वस सिस्टम के बारे में है, इसमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं ना, और एंडोक्राइन, एक्जोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में है। साथ में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में है, मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, उनके बारे में है, और आपकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके बारे में है ना, CSF आपकी रीढ़ की हड्डी में जो होता है, आपके ब्रेन के बारे में है। इसके अतिरिक्त आपके हार्ट के बारे में है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए, है ना। हार्ट कितनी बार बीट करता है ना, लब डब की ध्वनि क्या होती है, कितने चैम्बर होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपका जो श्वसन तंत्र है उसके पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि नजल कैविटी से लेकर कहाँ तक आपका सिस्टम होता है, श्वसन दर क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, इन सब का आपको पता होना चाहिए। फेफड़ों के लंग्स के क्या कार्य हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधक जो तंत्र है ना, रोग प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न अंग और अवयव और कार्य क्या है, ये आपको बताना है। आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल का, उसके बारे में आपको बताना है। आहार और पोषण,
देखिए, आहार क्या है, पोषण क्या है, यानी डाइट क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी आपको बताना है, या आपको योग के अकॉर्डिंग भी आपको बताना है। आपको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताना है, ठीक है? आपको मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है। आपको वसा में घुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं, यानी फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल जो तत्व होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है? और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, और आहार का की यौगिक जो अवधारणा है उसके बारे में बताना है, और जीवन शैली प्रबंधन में आहार की क्या भूमिका है, क्या प्रासंगिकता है, ये आपको बताना है। संतुलित आहार जो होता है, या योग ग्रंथों में जो मिताहार की चर्चा की गई है उसके बारे में आपको बताना है ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, इन सब के बारे में आपको बताना है। खाद्य जो समूह है, अनाज जो हैं, और आपका जो जो भी तृणधान्य अनाज है उस सब के बारे में आपको बताना है। मेवे हैं, तिलहन है, दूध से बने जो पदार्थ है, गुड़ है, शहद है, फल, सब्जियां जो भी हैं, इन सब की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। और आहार की जो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी है ना? इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए। आहार के जो घटक हैं या ऊर्जा के जो घटक हैं उनका आपको पता होना चाहिए, है ना? आपको बीएमआर के बारे में और बीएमआईआर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एसडीए के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना? और ये सब है इसके अंदर। यूनिट जो 7 है वो योग और स्वास्थ्य के ऊपर है। तो डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ के बारे में क्या डेफिनेशन दी है वो आपको पता होना चाहिए, है ना? स्वास्थ्य के जो विभिन्न आयाम हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लगभग आप मास्टर डिग्री अगर करके आए हैं या पढ़ रहे हैं, तो लगभग ये आपके सारे सब्जेक्ट, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शायद ही कोई सब्जेक्ट छूटा होगा, अन्यथा कंप्लीट जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो भी आपने मास्टर डिग्री में 4 सेमेस्टर में पढ़े हैं, वो मुझे लगता है कि 99% आपका जो नेट का सिलेबस है वो कवर कर देते हैं। तो अगर आपका नेट नहीं होता है तो कहीं न कहीं आपकी कोताही मानी जाएगी कि आपने ठीक से मास्टर डिग्री के सिलेबस को नहीं पढ़ा। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार फिर त्रिगुण की जो अवधारणा है उसके बारे में है, पंच महाभूत, पंच प्राण, है ना? इनकी बड़ी भूमिका होती है, पंचकोश, षट चक्र, इन सब का वर्णन हमने अपनी जो योगसार पुस्तक उसका जो लास्ट अध्याय उन्हें बहुत ही अच्छे से किया है कि त्रिगुण क्या होता है, पंच महाभूत क्या होता है, सप्त धातु क्या होती है, पंच प्राण, पंच उपप्राण क्या होते हैं, पंचकोश क्या होते हैं, और जो चक्कर होते हैं, षट चक्र या सप्त चक्र, उसके अवधारणा को भी हमने स्पष्ट किया है। तो स्वास्थ्य जो संरक्षण है उसमें योग की क्या भूमिका है वो सब आपको बताना है। हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले जो दुख है उनको रोका जा सकता है, ऐसा योग सूत्र में मिलता है, वो भी आपको बताना है। 3 प्रकार के जो दुख होते हैं उनके बारे में आपको बताना है ना? कलेशों के बारे में आपको बताना है। और क्रियात्मक अभिव्यक्ति, यानी जो विक्षेप सहबू हैं, और योग अंतरा है उसमें व्याधि है, आलस्य है, अंग में जेतव है, श्वास प्रश्वास है, उसका आपको पता होना चाहिए। मानसिक और भावनात्मक जो अस्वस्थता है, यानी सत्यान, संशय, प्रमाद, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलबद भूमिकता, अनिश्चितता, दुख एवं दोर्मन से, ये पता है आपको। योग दर्शन में भी आप पढ़ रहे हैं, साथ में हेल्थ वाले चैप्टर में भी आप इसको पढ़ रहे हैं। जो ये योग अंतराय है और विक्षेप सहबू है, ये यौगिक आहार। तो यौगिक डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो मिताहार क्या है, पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, पारंपरिक योग ग्रंथों में इसका क्या वर्णन मिलता है, वात की, पित्त, कफ की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको बताना है, सात्विक, राजसिक और तामसिक जो गीता में दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है। गहरण संहिता, हठ प्रदीपिका और भगवत गीता में आहार की पथ्य, अपथ्य, सात्विक, राजसिक और तामसिक और मिताहार की चर्चा की, उसके बारे में आपको बताना है। और स्वस्थ जीवन शैली के जो यौगिक सिद्धांत है उसके बारे में आपको बताना है। आहार, विचार, आचार, विचार, और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये दोबारा से फिर आ गया है आपका, है ना? कि भूमिका, भाव और भावनाओं की अवधारणा। तो ये सब कुछ चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं। 8वीं जो यूनिट है, 8वीं जो इकाई है, इसमें थेरेपेटिकल योग की चर्चा की गई है। इसमें यौगिक अभ्यास जो है उनसे बीमारियों का या व्याधियों का कैसे प्रबंधन करें, उसमें आहार भी है, उसमें आसन भी हैं, उसमें प्राणायाम भी है, उसमें ध्यान, यम, नियम, षटक्रम, है ना? और जीवन शैली से रिलेटेड जो भी नुस्खे होते हैं वो सब की चर्चा इसमें है। तो देखिए इसमें जैसे अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड डिजीज दी गई हैं। जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सबसे पहला क्या है आपका? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या है? सबसे पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम।
उससे रिलेटेड जो रोग होते हैं, तो पहले ये पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। नजल कैविटी से लेकर लैरिंग्स, फेरिंग्स, है ना, ट्रेकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और उसके बाद ब्रोंक्योल्स, एल्वोलाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो रेनाइटिस एलर्जी क्या होती है, साइनोसाइटिस एलर्जी क्या होती है ना, क्रोनिक अस्थमा क्या होता है, अस्थमा क्या होता है, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। या कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं, ब्लड प्रेशर है हाई या लो हो सकता है, एंजाइना पेक्टोरियस हो सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको जो अंतःस्रावी चयापचय जो रोग हैं, यानी एंडोक्राइन से रिलेटेड जो रोग हैं, सिस्टम से रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, यानी आपके डायबिटीज है इसमें, है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है, उनके जो रोग हैं वो पता होना चाहिए। हाइपो और हाइपर जो थायराइड है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोटापा और जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फीमेल से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम होती है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रॉब्लम होती है, और डिलीवरी जो प्रॉब्लम होती है ना, एंटीनेटल केयर जो होता है, प्रसव पूर्व देखभाल, और पोस्टनेटल केयर, प्रसवोत्तर देखभाल, वो होना चाहिए, है ना। जठरांत्रिय विकार, जो आपका जठर है, आपका जो स्टमक है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड जो रोग हैं, उसमें आपका अजीर्ण है, पेप्टिक अल्सर है, कब्ज है, अतिसार, लूज मोशन, दस्त, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मांसपेशियों से रिलेटेड जो विकार हैं, आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, पीठ में दर्द है, इंटीवर्टिबल डिस्क प्रॉब्लम है, लंबर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो आपकी स्नायुविक विकार हैं, यानी नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड रोग हैं, माइग्रेन है, स्ट्रेस है, हेडेक है, अपस्मार यानी एपिलेप्सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, कि इनके कारण क्या हैं, इनके लक्षण क्या है, और योग से हम कैसे उपचार कर सकते हैं। मानसिक जो विकार है, मेंटली जो डिसऑर्डर हैं, आपके नर्वस सिस्टम से आधारित जो मनोविकृतियां हैं, है ना, एंजाइटी है, फियर है, फोबिया है, डिप्रेशन है, ये सब इसमें दे रखा है। अगला है इकाई 9, योग के अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस जो है, उसके बारे में चर्चा की गई है, उसकी परिभाषा। वेदों में चेतना क्या है, उपनिषदों में, भगवत गीता में, योग सूत्र में, योग वशिष्ठ में, है ना। मानव चेतना का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष आपको बताना है। मानव चेतना के विकास की योगिक विधियां बतानी है, यानी भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, कैसे मानव चेतना को, ह्यूमन कॉन्शियस को बढ़ा सकता है। शिक्षा में योग, तो शिक्षा में योग देखिए, योग शिक्षा की विशेषताएं क्या है, योग शिक्षा के घटक क्या हैं, शिक्षक कौन है, शिक्षार्थी कौन है ना, उसके मूल्य आधारित जो शिक्षा वो क्या होती है, सब चर्चा की गई है। योग में शिक्षण विधियां जो होती हैं ना, शिक्षण और अधिगम, उसके बारे में चर्चा की गई है। अध्यापन की जो विधियां होती हैं, डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, डेमोस्ट्रेशन कम लेक्चर मेथड होता है, वो सब अलग अलग तरह की शिक्षण विधियां हैं, उनकी चर्चा इसमें की गई है। उत्तम जो पाठ योजना होती है, लेसन प्लान की चर्चा इसमें की गई है। उसमें आप शोधन क्रियाएं, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान के ऊपर आप लेसन प्लान बना सकते हैं, उसकी चर्चा की गई है। पाठ योजना के नमूने जो हैं, पाठ योजना कैसे तैयार करें, उसकी विषय वस्तु, और इसमें खासकर कई बार पिछले 2-3 बार नेट के एग्जाम में आ चुका है, 2022 में, 2023 में, कि कैवल्य धाम धाम द्वारा विकसित जो पाठ योजना है ना, उसमें जो अष्टचरण है, ये हर बार आ रहा है पिछले 2-3 साल से, तो इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अगला है योग कक्षा की मूल्यांकन जो विधियां हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है ना। योग कक्षा का कितना स्पेस होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल के लिए कैसे आप योगाभ्यास कराएंगे, थ्योरी के लिए आप कैसे योगाभ्यास कराएंगे, है ना, किस तरह से समूह में आपको बैठाना है, सर्कल में बैठाएंगे या अर्धचंद्राकार आप बैठाएंगे, या रो में बैठाएंगे या कॉलम में बैठाएंगे, ये सब बातें इसमें दी गई हैं, ठीक है। और अध्यापक के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण कैसा है, प्रणिपातेन गुरु सेवा भयाम, भगवत गीता के चौथे अध्याय का 34वां सूत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 34वां, 35वां, 36वां, ये चौथे अध्याय के जो 30 से लेकर 35-36 तक जो सूत्र है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है, आपको आ सकता है एग्जाम में। और यूनिट जो 10 है वो क्रियात्मक योग है, यानी प्रैक्टिकली है, पूरी तरह से प्रायोगिक है। तो इसमें यौगिक अभ्यास है, षटक्रम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार, इनकी विधियां हैं, इनकी विशेषताएं हैं, और इनके लाभ आपको बताना है। अगला है षटक्रम। षटक्रम जो भी आप पढ़ रहे हैं, हठ प्रतिपिका घेरण संहिता, उसी से रिलेटेड जो भी षटक्रम की यहाँ पर चर्चा की गई है,
है ना, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन, सूत्र नेति, जल नेति, कपाल भाती के प्रकार, अग्निसार, इन सब की चर्चा की गई है। सूर्य नमस्कार जो परंपरागत है, 12 स्टेप्स हैं, उनके मंत्र हैं, उनका चक्कर ध्यान है, श्वासों पर ध्यान है, बीज मंत्र है, वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आसन जो होते हैं वो खड़े होकर किए जाने वाला है आसन, ये दे रखे हैं आसन, लगभग बैठ कर किए जाने वाले आसन, पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। देखिए इनका हमने वर्णन योग ए ऑफ लाइफ पुस्तक में बहुत अच्छे से किया है। जो भी आसन है, षटक्रम है, मुद्राएं हैं, बंद है। तो इसमें है स्टैंडिंग पोस्चर्स, सुपाइन लेइंग पोस्चर्स, प्रोन लेइंग पोस्चर्स, है ना, और बैलेंसिंग पोस्चर्स, वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कारासन, टिटिबासन, नटराजासन। प्राणायाम की चर्चा इसमें की गई है ना। 8 जो प्राणायाम मुख्य हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, है ना, शीतली, शीतकारी। और योग सूत्र में जो 4 प्रकार के प्राणायाम दिए गए उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है सिलेबस के अंदर। ध्यानस्थ होने के योगिक अभ्यास, तो इसमें प्रणव की चर्चा की गई है, सोहम जप के बारे में बात की गई है, योग निद्रा आपको पता होना चाहिए, अंतर मौन बहुत इंपॉर्टेंट है, अजपा जप, श्वसन आधारित ध्यानस्थ होने के अभ्यास, ओम ध्यान के योगिक अभ्यास, विपස්සना ध्यान के अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास। यानी कई बार पूछा जाता है आनापान क्रिया किससे रिलेटेड है। प्रेक्षा ध्यान है, उसमें 8 जो चरण होते हैं उसमें पहला चरण कौन सा है, 8 चरण का कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे ध्यान करना है। बंद और मुद्राएं, बंद और मुद्राओं की अगर मैं बात करूं तो मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद की चर्चा की गई है, महाबंद की चर्चा की गई है, महामुद्रा, षणमुखी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्राओं की चर्चा इसमें की गई है। समकालीन यौगिक अभ्यास, यानी जो एट प्रेजेंट अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, गवर्नमेंट एडेड संस्थाएं, जो फेमस संस्थाएं हैं, पारंपरिक रूप से जो योगिक क्रियाएं करवाती जो फेमस है, तो देखिए धीरेन्द्र जो ब्रह्मचारी हैं, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, इनकी योगियों का जीवन परिचय में हमने विस्तार से वर्णन किया है। और तो इनका यौगिक जो सूक्ष्म व्यायाम है वो बड़ा फेमस है, बड़ा प्रसिद्ध है, बड़े साइंटिफिक है, वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इनका जो चक्रीय ध्यान है एस व्यासा का, बड़ा फेमस है। इनका आपको देखना है चक्रीय ध्यान क्या होता है। एस व्यासा जो बेंगलोर में है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो है, उसमें चक्रीय ध्यान कराया जाता है, उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एस व्यासा का ये हो गया है। इसका भावाती ध्यान है महर्षि महेश योगी का, वो आपको सामान्य पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। योग निद्रा जो बिहार स्कूल ऑफ योगा के द्वारा करवाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए, उसके चरण आपको पता होना चाहिए। और स्विता की जो ध्यान विधि है, धारणा, है ना, वो DSVV देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो ऋषिकेश में है, जिसका संबंध किससे है, पंडित श्री राम शर्मा जी से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका नेट का सिलेबस जो 10 यूनिट में है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, यानी मॉडरेट है। अगर आपने मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट्स को ठीक से पढ़ा है तो आप आराम से नेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।